हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं उस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का लेसन 6 जो कि एक पोएम है सी फीवर, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पोएम के पोएट है जॉन मैसफील्ड। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग चलिए जो पोएम का टाइटल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए, वो समझते हैं, जिससे आगे चल के पोएम पढ़ने में हम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सी मीन्स समुद्र होता है और फीवर मीन्स बुखार होता है। अगर हम कहें कि समुद्र का बुखार, तो ये उतना सुनने में अच्छा नहीं लगता, ना ही हम लोगों को कोई हेल्प मिलती है समझने में। बट अगर हम कहें, तो पोएट यहाँ पे इस टाइटल से हम लोग को यही समझाना चाहते हैं कि उनको समुद्र को लेकर, सी को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट था उनके अंदर, उन्हें कितना ज्यादा सी से लगाव था। ठीक है। और अगर आप चाहें कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके अच्छी तरीके से समझना, तो आप फीवर वर्ड की जगह एक्साइटमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाँ, सिर्फ ये आपके समझने के लिए होगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके टाइटल। पर अगर आप वर्ड चेंज करते हो, तो दो चीज इसमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है सिचुएशन और कंडीशन। तो जो पोएम का थीम है, पोएम का सिचुएशन कंडीशन जिसमें दिखाए गए हैं, आप चाहो तो फीवर वर्ड की जगह एक्साइटमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो खुद के समझने के लिए। तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का न्यू टाइटल सी एक्साइटमेंट, यानी सी के प्रति जो एक्साइटमेंट था पोएट का, वो इस पोएम में हम लोगों को दिखने वाला है। तो हमने टाइटल की मदद से ही आधा, आप समझ सकते हैं, थीम को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए पोयम में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने इस पोयम को लिखा है उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इस पोयम के पोएट है जॉन मैसफील्ड, और जॉन मैसफील्ड का पूरा नाम है जॉन एडवर्ड मैसफील्ड, एंड he was born on 1st June 1878 and he was died on 12th May 1967। दोस्तों, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, या आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसीलिए हम लोग इन्हें इंग्लिश पोएट कहेंगे, राइटर कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये पोएट लॉरिएट भी थे यूनाइटेड किंगडम के, यानी कि राज्य कवि यूनाइटेड किंगडम के। दोस्तों, इन्होंने 1930 से लेकर जब तक इनकी डेथ ना हो गई हो, तब तक इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के इस पद पोएट लॉरिएट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स है जिन्हें आप मेजर वर्क्स भी कह सकते हैं। तो पहला है द मिडनाइट फॉग, और दूसरा है द बॉक्स ऑफ डिलाइट। दोस्तों, और एक चीज है जो इनके बारे में जानने की है, वो ये है कि इनकी बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स थी जिन्हें बच्चों के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा दिया गया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी और बहुत ही अच्छी थी बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए, कुछ अच्छी बातें बताने के लिए। तो इसलिए इन्हें बच्चों का उपन्यासकार के भी नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप इतना दूर तक क्लियर होगा। अब जो थीम है वो चलिए समझ लेते हैं। तो जो पोएट है जॉन मैसफील्ड, वो पोएट, राइटर और पोएट लॉरिएट से पहले सेलर हुआ करते थे, नाविक हुआ करते थे। इसी कारण से इनको सी के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव था, बहुत ही ज्यादा पसंद था सी। सी की सैर करना, सी के बारे में जानना, उसे समझना इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो ओवरऑल अगर कहा जाए, तो इस पोएम का थीम जो है, वो पोएट और सी के बीच का जो रिलेशन है, जो पोएट फिर से सी में जाना चाहते हैं और उनका कैसा कंडीशन उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा सी में जाने के लिए, वो कैसा कंडीशन चाहते हैं, वो आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपने थीम भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए, जो छोटी छोटी बातें हैं इस पोएम को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है, उन्हें भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये पोएम्स 12 लाइन की है, और पर स्टांजा में 4 लाइन्स है, और यहाँ पे इस पोएम में 3 स्टांजा है। तो 4 लाइन करके 3 स्टांजा है, इसीलिए इक्वल्स टू आप 12 लाइन्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि 12 लाइन्स की पोएम है, और पर स्टांजा में 4 लाइन्स है, और हर स्टांजा जिसमें 4 लाइन्स रहती है उसे हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपको 11-12 में बहुत ही देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना जरूरी है, वो है राइमिंग सीम्स। इस पोएम को किस राइमिंग सीम्स के बेसिस पर लिखा गया है। तो यहाँ का जो राइमिंग सीम्स है इस पोएम में, वो है ए ए बी बी, और ये राइमिंग स्कीम्स तीनों स्टांजा में सेम होगा। ठीक है। तो मैंने राइमिंग स्कीम कैसे आपको बताया, तो वो आप चलिए जान लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड स्काई, और फर्स्ट स्टांजा का सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड बाय,
स्काई, बाय दोनों मिलता जुलता है ना, तो हम लोग इसे ए से मार्क करेंगे। फिर देखिए फर्स्ट स्टांजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड सेकिंग और फर्स्ट स्टांजा का फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ब्रेकिंग। सेकिंग ब्रेकिंग मिलता जुलता तो वर्ड है ना दोस्तों, पढ़ने में सेम लग रहा है ना, सिमिलर, तो इसे हम लोग बी से मार्क करेंगे। जब किसी पोयम में कोई लाइंस का लास्ट वर्ड मिलता जुलता रहे, पढ़ने में सिमिलर हो, तो उसे हम लोग एक ही वर्ड से, आप कह सकते हैं एक ही अल्फाबेट से मार्क करते हैं, उसे हम लोग राइमिंग सिम्स कहते हैं। आप इतना जान लीजिए, ये आपके लिए बेसिक है, जानना जरूरी है, जो कि 11-12 में मैं आपको और अच्छी तरीका से बताऊंगा, आप और अच्छी तरीका से वीडियो में समझोगे। तो आप इसी तरह हर स्टांजा में मार्क कर लीजिए ए बी बी। ठीक है, फर्स्ट स्टांजा में मार्क कर लिया। देखिए सेकेंड स्टांजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड टाइड, फिर सेकेंड स्टांजा का सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड डिनाइड। टाइड डिनाइड मिलता जुलता है ना, तो ए हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टांजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड फ्लाइंग और सेकेंड स्टांजा का लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्लाइंग क्राइंग। तो फ्लाइंग और क्राइंग मिलता जुलता है, तो इसे हम लोग बीबी से मार्क कर लेंगे। फिर थर्ड स्टांजा में आ जाइए। थर्ड स्टांजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लाइफ और थर्ड स्टांजा का सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड नाइफ। लाइफ नाइफ मिलता जुलता है ना, तो इसे हम लोग ए से मार्क कर लेंगे। सेम उसी तरीका से जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन है, थर्ड स्टांजा का दोनों का लास्ट वर्ड देख लीजिए, रॉवर और ओवर, दो तो मिलता जुलता वर्ड है ना, तो इसे हम लोग बी से मार्क कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए इस पोएम को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। दोस्तों यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मैं फिर से दोबारा समुद्र में जाऊंगा। टू द लोनली सी एंड द स्काई, और उस आकाश के नीचे उस समुद्र में जाऊंगा जो आकाश और समुद्र मेरे बिना अकेला है, और मैं वहां जाके उन दोनों का अकेलापन को दूर करूंगा। एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप, और इसके लिए मुझे एक लंबी जहाज की जरूरत पड़ेगी। एंड स्टार टू स्टीयर हर बाय, और एक लंबी जहाज के साथ मुझे तारे की भी जरूरत पड़ेगी जो मेरे डायरेक्शन को सही रखेगी और मुझे मेरे डायरेक्शन को बताती रहेगी कि मुझे किधर सफर करना है। दोस्तों यहाँ पे टॉल शिप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप सी में जब जाओगे तो सी इतना बड़ा है ना, आप बोट की मदद से नहीं जा सकते, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते हो। पर शिप जितनी बड़ी रहेगी आप उसमें उतना ज्यादा अपने थिंग्स को कैरी कर पाओगे, लगेज को कैरी कर पाओगे, जो आपके सेलिंग के टाइम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे पोएट ने इसलिए स्टार की बात की है क्योंकि सेलिंग करते वक्त स्टार का बहुत बड़ा रोल होता है डायरेक्शन को बताने में। तो पोइट यहाँ पे चाहते हैं कि जब वो सेलिंग में जाएं तो जो आकाश है वो बिल्कुल साफ रहे, काले बादल आकाश में ना छाए हो, और जो तारे हैं वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखते रहे। दोस्तों और एक चीज इस लाइन में आपको देखिए, दिखेगा हर लिखा हुआ है। यहाँ पे सी को हर बताया गया, पर सी में क्या हम लोग उसको जानते हैं कि वो लिविंग बीइंग में मेल है या फीमेल जो हर का इस्तेमाल किया गया? नहीं। पर जब कोई नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के जैसा इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यानी यहाँ पे सी का पर्सनिफिकेशन हुआ है एक गर्ल के साथ, है ना, इसलिए यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे सी का पर्सनिफिकेशन किया गया है गर्ल के साथ, इसलिए यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया गया है। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द व्हाइट सेल सीकिंग। और पोएट कहते हैं कि जो व्हील का किक है, ठीक है, अगर जहाज चलेगी तो उसमें व्हील लगी हुई थी, है ना, कहाँ पे व्हील लगी हुई रहती है ये भी आपके मन में एक डाउट होगा, है ना। तो देखिए शिप के नीचे व्हील लगी हुई रहती है जिसकी मदद से शिप जो है आगे बढ़ती है, उसको स्पीड मिलता है ना। तो वो पोएट चाहते हैं कि वो जो शिप का व्हील है वो भी तेज रफ्तार से चले, जो कि मेरे शिप को आगे की ओर धक्का देगी और मेरा शिप कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। एंड द विंड सॉन्ग, और वो ये भी चाहते हैं कि जो हवा की आवाज है, क्योंकि सेलिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे समुद्र के पास हवा चलती है अच्छी, तो पोइट ये भी चाहते हैं कि हवा चलती रहे और हवा की जो आवाज है उनके कानों तक आती रहे, जिससे सफर करते वक्त उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
हवा चलने से दो फायदा होगा सेलिंग में। पहला ये कि हवा जो है पाल को धक्का देगा, जिससे शिप को और अच्छा मदद मिलेगा आगे बढ़ने में। और साथ ही साथ हवा अगर चलता रहेगा और इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हवा की मदद से जो मेरा पाल है वो हिलता रहेगा और मेरी शिप को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो मेरा शिप है वो लंबा दूरी तय कर सकेगा। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीज का फेस बताया गया, सी का फेस है ना, तो सी का कोई फेस नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार सी को पर्सनिफाइड किया गया है एक लिविंग विंग के साथ। और यहाँ पे फेस बताया गया है कि सी का भी फेस है ना। तो आप यहाँ पे भी मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे भी सी का पर्सनिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ पे सी का जो ऊपरी सतह है, समुद्र की ऊपरी सतह का जो वाटर लेवल है, वहां पे बहुत ही ज्यादा ग्रे मिस्ट हो। ग्रे मिस्ट मीन्स ग्रे कलर का कुआसा। तो ग्रे कलर का कुआसा कब नजर आता है? तो वो हम लोगों को सुबह सुबह के समय नजर आता है ना। एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। दोस्तों जब सूरज सुबह उगता है तो उसे हम लोग डॉन कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि सुबह की जो शुरुआत है वो ग्रे कलर से होगी। अच्छा, ग्रे कलर से क्यों होगी, ये भी मन में एक डाउट है। हाँ, देखिए सुबह का जो ख्वासा रहता है सुबह के टाइम वो ग्रे कलर का रहता है ना। जैसे आप सुबह सुबह उठे होगे तो आपको पता होगा कि जब सूर्य उगता है पर सूर्य की जो किरण है वो नहीं फैली हुई रहती है, तो उस समय जो मौसम रहता है वो आप देख सकते हैं, स्काई वो हल्का ग्रे नजर आता है। और जो फॉग रहता है, मिस्ट रहता है, वो भी ग्रे कलर का दिखाई देता है। इसलिए पोएट चाहते हैं कि जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो बिल्कुल क्लीन रहे। यहाँ पे उनका इतना ही कहने का मतलब है। और जो सुबह है वो बिल्कुल सही तरीका से हो, जिससे उनको सुबह होने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट स्टांजा क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा था आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, वापस से हम लोग को सेकंड स्टांजा में देखने को मिला है। यहाँ पे जो पोएट का मोटिव ये है कि वो बताना चाहते हैं कि उनके लिए समुद्र में जाना वापस दोबारा से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनके लाइफ में। और समुद्र से वो कितना ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। दोस्तों रनिंग टाइड मीन्स बहता ज्वार, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो बहता ज्वार है समुद्र में वो मुझे बुला रहा है। मैंने क्यों कहा ज्वार को बहता हुआ? क्योंकि समुद्र का पानी स्थिर नहीं रहेगा, उसमें हलचल होती रहेगी और उसमें ज्वार बनते रहेंगे। इसलिए पोएट ने यहाँ पे रनिंग टाइड का इस्तेमाल किया और मैंने भी रनिंग टाइड का मतलब आपको समझाया। दोस्तों यहाँ पे रनिंग है तो रनिंग मीन्स दौड़ना नहीं होगा, क्योंकि वाटर के केस में बहना होता है, रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि जो रनिंग टाइड है वो मुझे बुला रहा है कि तुम वापस से समुद्र में दोबारा आओ और सेलिंग करो। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इज अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। दोस्तों वाइल्ड कॉल यहाँ पे लिखने का ये मोटिव है, पोइट बताना चाहते हैं कि जो समुद्र का रनिंग टाइड का कॉल है उसमें इतना ज्यादा ताकत है, फोर्स है कि पोइट मना नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं आऊंगा। यानी कि उसके कॉल में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप एक एनर्जेटिक वाली फीलिंग है कि पोएट उसे मना नहीं कर पा रहे हैं। और क्लियर कॉल में हाँ, जो टाइड का कॉल है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। वो पोएट आराम से समझ रहे हैं कि जो टाइड है, रनिंग टाइड है, वो उसको बुला रहा है, उनसे क्या कहना चाह रहा है। और पोएट कह रहे हैं कि उनकी जो कॉल है, वाइल्ड कॉल और क्लियर कॉल, उनको वो मना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे डेट मे नॉट बी डिनाइड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एंड ऑल आई आस्क इज अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। दोस्तों यहाँ पे आप एक गौर कीजिए एक चीज कि एंड ऑल आई आस्क इज अ का इस्तेमाल फिर से किया गया है। यहाँ पे इस लाइन में पोएट की एक डिमांड है कि जब वो सेलिंग में दोबारा फिर से जाएं तो जो दिन हो वो पूरा विंडी हो, यानी कि पूरे दिन हवा अच्छी तरीका से बहती रहे, जिससे उनको सेलिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो फ्रेश एयर आएगी तो उससे क्या रहेगा, जो शरीर है वो एनर्जेटिक रहेगा,
जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा और सेलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक चीज़ चाहिए कि जब विंडी डे रहे तो उसके साथ वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, यानी स्काई में जो है सफ़ेद बादल उड़ते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पोएट जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ, जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो भी बिल्कुल क्लीन है, जिससे सेलिंग करने वक्त कोई भी रुकावट नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम। दोस्तों, फ्लंग स्प्रे का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, समुद्र में जब आप जाओगे, आप स्विप में ट्रेवल कर रहे होगे, सेलिंग कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा, जो टाइड्स है वो शिप में अगर टकराएगी तो जो पानी है वो छलक कर क्या होगा, शिप के अंदर आएगी, है ना। तो पानी के साथ स्प्रे रहेगा, वो जो पानी छलक के आएगा वो तो डायरेक्ट वाटर रहेगा, है ना। और उसके साथ स्प्रे भी आएगी, जो शिप के किनारे खड़ा होगा उसको क्या होगा, वो पानी पड़ेगा, है ना, जिससे उसको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग होगा और एक टच का महसूस होगा, अनुभव होगा, है ना। और जब स्प्रे आएगा उस टाइड का वाटर का, तो क्या होगा, वो बहुत ही हेवी क्वांटिटी में रहेगा, इसीलिए यहाँ पे फ्लंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ब्लोन स्प्यूम मीन्स क्या, तो जब टाइड आएगा, जब शिप जहाँ से गुजरेगा जिस साइड से, तो शिप के किनारे बहुत सारी बबल्स बनेंगे, और जब टाइड स्प्रे के रूप में शिप में आएगा तो जो शिप के फ्लोर में आएगा वहां पे भी बबल्स बनेगा, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट का दृश्य बनाएगा। एंड द सीगल्स क्राइंग। और पोएट ये भी चाहते हैं कि जब वो सफ़र करे विंडी डे में, जहाँ पे वाइट बादल्स उड़ रहे होंगे, जहाँ पे टाइड का जो शिप से टकराव होगा उससे स्प्रे पड़ेगा, वहाँ पे बबल्स बनेंगे, तो उसके साथ साथ जो सीगल है, यानी कि ये एक सी बर्ड है, ठीक है, सीगल सी बर्ड है, इसीलिए यहाँ पे देखिए सीगल जो गर्ल बर्ड है उसके आगे सी लगा हुआ है, क्योंकि ये समुद्री पक्षी है। तो उनकी आवाज भी चाहते हैं पोएट कि उनके कानों तक आए, सीगल की जो आवाज है उन्हें वो सुनाई दे, तब ना एक अच्छा सा वहां पे बैकग्राउंड बनेगा सेलिंग के वक्त, जो कि सेलिंग को और ही ज्यादा रोमांचक बना देगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपने सेकंड स्टांजा भी जो पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब थर्ड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। दोस्तों, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं फिर से समुद्र में दोबारा जाऊंगा। अब देख सकते हैं एक ही चीज को हमने कितना बार पढ़ा, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। यहाँ पे पोएट इस चीज को बार बार हम लोगों के सामने रख रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, वो इतना ही जताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो समुद्र में सेलिंग करना वो कितना ज्यादा महत्व रखता है, उनके लिए ये चीज कितना ज्यादा मायने रखती है। टू द वेग्रेंट जिप्सी लाइफ। दोस्तों, वेग्रेंट मीन्स होता है ऐसे लोग जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई भी एक स्थान में टिकना इम्पॉसिबल है, वो कोई भी एक स्थान में नहीं रुकते हैं, वो हमेशा घूम घूम कर अपने समय को, अपने प्लेस को चेंज कर कर के ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एंड जिप्सी मीन्स बंजारा, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि इधर उधर हमेशा घूमते हैं और अपनी लाइफ को पूरा घूमते हुए व्यतीत करते हुए, है ना। तो जो पोएट है वो भी चाहते हैं कि जब वो समुद्र में सेलिंग के लिए जाए तो सेम जिप्सी लाइफ उनके पास हो, वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, यानी बंजारा की जैसा उनके पास जिंदगी है, वो बिल्कुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, जहाँ उनको कोई भी रोक टोक ना करे उनका, और वो आराम से जहाँ मर्जी वहाँ बिना किसी रुकावट के घूम सके और अपने लाइफ को पूरा इंजॉय कर सके। To the girl's way and the whale's way where the wind's like a weighted knife। और वो कह रहे हैं कि जो गर्ल्स का वे है, जो सीगल्स पक्षी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो समुद्री पक्षी है, तो वो हमेशा समुद्र में जो है ट्रेवल करते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं। जो वेल्स है, जो कि एक फिश होता है बहुत बड़ा सा, है ना, जो कि आप जानते हैं, वो हमेशा समुद्र में तैरते रहते हैं, तो वो क्या बिल्कुल फ्रीली, एकदम कंप्लीट उनके पास फ्रीडम रहता है कि वो कहीं भी गर्ल्स उड़ सकते हैं, और जो वेल्स है वो तैर के जा सकते हैं। तो सेम जो यहाँ पे पोएट है वो भी गर्ल्स और वेल्स के जैसा अपनी लाइफ चाहते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम हो, जहाँ जहाँ वो चाहे अपनी मर्जी से जा सके, घूम सके और पूरा लाइफ का जो उनका आनंद है उसे ले सके। यहाँ पे आगे देखने से हम लोग पढ़ सकते हैं वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। यहाँ पे बोल रहे पोएट
कि अगर वो इस तरीके का लाइफ जिएंगे तो जरूरी नहीं है उनके पास हमेशा सेम सिचुएशन कंडीशन जो होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो इधर उधर घूमेंगे जो हवा का बहाव है वो भी चेंज होगा, और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि जो हवा का बहाव इतना ज्यादा तेज होगा कि वो एक धार धार छुरी की जैसा होगा, यानी कि जो हवा कंट्रोल में नहीं होगी उनके पास जो बहुत सारी रुकावट भी आने की चांसेस होगी। एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरी yarn फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। दोस्तों यहाँ पे फेलो रोवर मीन्स जैसा कि एक कंपेनियन है ना, कंपेनियन जो कि एक सेलर होना चाहिए, तभी ना एक सेलर के साथ सेलर कंपेनियन रहेगा तो वो एकदम फिट बैठेगा मैच करेगा है ना। और यार्न मीन्स स्टोरीज, टेल्स, ठीक है, और मैरी मीन्स अच्छी, तो यहाँ पे मैरियान मीन्स अच्छी स्टोरी अच्छी टेल्स। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं मैरियान मीन्स जो वहाँ पे घटना घटेगी, जो इंजॉयमेंट उन्होंने शिप में सेलिंग के द्वारा करेंगे वो अपने फेलो रॉवर यानी जो सेलर कंपेनियन है उसके साथ वहाँ पे बातचीत करेंगे और हंसेंगे उनके साथ इंजॉय करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ऑल आई आस्क यानी कि उनको एक ऐसा फेलो रॉवर यानी ऐसा सेलर कंपेनियन चाहिए जो कि उनके साथ जितने भी उनकी ट्रेजेडीज होगी, जितनी उनके साथ इंजॉयमेंट्स होगी, जितना वो फन करेंगे सेलिंग के थ्रू, वो सब एक दूसरे से शेयर करेंगे और पूरा इंजॉय करेंगे। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम विद अ लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। दोस्तों ट्रिक मीन्स होता है जब कोई शिप सेलिंग में जाएगा तो वहां पे एक सेलर नहीं रहेगा, क्योंकि सी बहुत बड़ा एक लॉन्ग जर्नी होता है सी में, तो वहां पे एक सेलर से जो है काम चलने वाला नहीं है। तो वहां पे दो तीन सेलर रहते हैं जो कि अपनी अपनी टाइम से यानी अपनी अपनी बारी आने पे शिप का जो भार है उसे उठाते हैं, शिप की जो सेलिंग है उसको कंटिन्यू रखते हैं। मीन्स 4 आवर्स वो वर्क करेंगे, 8 आवर उनका रेस्ट टाइम होगा। तो हर सेलर का ये टाइमिंग रहता है कि 4 आवर वो वर्क करेंगे शिप में और 8 आवर रेस्ट करेंगे। तो अपनी अपनी जब बारी आएगी तो सेलर वो चेंज होते रहेंगे और अपने अपने वर्क को अच्छी तरीके से निभाएंगे। तो पोएट चाहते हैं कि जो उनका कंपेनियन सेलर है, जब पोएट की बारी खत्म हो जाए, उनकी जो वर्क का टाइम है वो खत्म हो जाए, तो उनका जो कंपेनियन रहेगा वो उस वर्क को संभाले और शिप को कैरी ऑन करे, और उस समय जो पोएट है वो एक शांति की, आराम की, सुकून की नींद ले और उस नींद में वो मीठे सपने देखे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये पोयम। इसी के साथ ये पोयम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पोयम अच्छा लगा हो, आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल में जरूर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आती रहे। और हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, या आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो हमें बताना चाहें, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और हाँ डाउट्स क्वेरी को आप पूछने में बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप आराम से बेहिचक आप अपने डाउट्स को क्वेरी को हमारे सामने रख सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और हाँ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।